नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री का दिल्ली को 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार। साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन। मेट्रो रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ और शिलान्यास। प्रधानमंत्री का दिल्ली की आप सरकार पर जोरदार कटाक्ष। रोहिणी में भाजपा की परिवर्तन रैली को किया संबोधित। कहा, हार सामने देखकर बौखला रहे हैं आपदा वाले। दिल्ली में भाजपा सरकार में बंद नहीं होगी जनहित की कोई योजना। केजरीवाल के शीश महल पर फिर गरमाई राजनीति। रातों रात कई गुना लागत बढ़ने के खुलासे के बाद घिरी आप। पीएम ने साधा निशाना। कहा, महामारी के बीच शीश महल पर था इनका ध्यान। गुजरात के पोरबंदर में कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में तटरक्षक बल के 3 जवानों की गई जान। नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान हुआ हादसा। और सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर 10 साल बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर किया कब्जा। जीत के साथ WTC के फाइनल में पहुंची कंगारू टीम। और अब सभी खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में 12,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन के अलावा दिल्ली मेट्रो चरण 4 के जनकपुरी कृष्णा पार्क खंड का भी उद्घाटन किया गया। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो फेज 4 के रिठाला कुंडली खंड की आधारशिला भी रखी गई, जबकि दिल्ली के रोहिणी में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के लिए अत्याधुनिक सुविधा की भी आधारशिला रखी गई। इससे पहले गाजियाबाद के साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक के 13 किलोमीटर लंबे नमो भारत रेल कॉरिडोर पर प्रधानमंत्री ने यात्रा की। यह करीब 4,600 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने यात्रियों से बातचीत भी की। इस कॉरिडोर के निर्माण से अब दिल्ली से मेरठ के बीच आना जाना काफी आसान हो जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नमो भारत ट्रेन में बच्चों से भी बातचीत की। इसके साथ ही उन्होंने महिला ट्रेन चालकों से भी बातचीत की। कैसा रहा इन लोगों का प्रधानमंत्री के साथ अनुभव, इस पर खास बातचीत की हमारे सहयोगी गिरीश निशाना ने। नरेंद्र मोदी ने नमो भारत ट्रेन में साहिबाबाद से लेकर न्यू अशोकनगर तक यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने कुछ बच्चों से भी बातचीत की। बहुत अच्छा लगा। मैंने उनको कविता सुनाई थी और ये मेरी मैम का ड्रीम था कि मैं उनके पास जाऊं और उनको कविता सुनाऊं। जब मैं अपने स्कूल में कविता सुनाती थी ना, तो वो बोलती थी कि मैं मोदी जी के पास जाऊंगी तो वो बहुत खुश होंगे। और उन्होंने मेरी स्पीच भी बहुत अच्छे से सुनी है, मतलब कविता बहुत अच्छे से सुनी है। कुछ युवाओं से भी बातचीत की और युवाओं ने उनको कलाकृतियाँ भी भेंट की थी। क्या कहेंगे आप? पहले शासनकाल में हमारा वो एक मकान था जो कभी रिपेयर वगैरह नहीं बना था, तो मोदी जी के शासनकाल में ही वो हमें नया घर मिला है, प्रधानमंत्री आवास विकास योजना से। तो आपने पीएम को बताया था ये जी बात? सर। तो क्या बोले? तो सर बोल रहे थे कि चलो लाभ मिल रहा है, अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं युवा तो काफ़ी उत्साहित हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला चालकों से भी बातचीत की। अब बात करते हैं। काफ़ी अच्छा लगा पीएम सर से बात करके, और सोचा नहीं था कि सर से कभी बात भी होगी, और मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि कितना अच्छा लगा। उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जिस तरह से बच्चों का उत्साहवर्धन किया, जैसे हम लोग का उत्साहवर्धन किया, वो बहुत ही प्रेरणादायक है। और उनके जीवन से हमें बहुत ही इंस्पिरेशन भी मिलती है। जैसे वो देश हित में काम करते हैं, तो हम भी वैसे ही देश हित में काम करना चाहते हैं। ये लाइफ का हमारा पहला अचीवमेंट है। एंड जैसे कि हम ट्रेन ऑपरेटर हैं, उनकी बदौलत ही हम यहाँ पे आज पहुँचे हैं। हमने नमो भारत चलाई है एंड काफ़ी बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। और सच में यहाँ पे जैसे वुमेन, सबसे मोस्टली वुमेन ही यहाँ पे ट्रेन ड्राइव कर रही हैं, और वुमेन को वो इतना ज़्यादा इंस्पायर करके गए हैं, तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। आज मोदी जी से मिलकर बहुत ही इमेंस हैप्पीनेस
बहुत ज़्यादा अंदर है और ये हमारे लिए और हमारी पूरी टीम के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मतलब कभी लगा नहीं था कि उनसे मिलने का मौका मिलेगा मुझे मिला, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाई। बहुत 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 अच्छा लगा और सबसे बात करी उन्होंने, कभी लगा नहीं था कि उनसे बात कर पाएंगे हम। कहीं ना कहीं चाहे विद्यार्थी हों या ये महिला चालक हों, काफ़ी उत्साहित नज़र आ रही हैं। उत्साहित इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इनसे आकर बातचीत की और इनके जीवन भर ये यादें बनी रहेंगी। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और उसके बाद रोहिणी के जापानी पार्क में प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में दिल्ली की आम आदमी पार्टी को आपदा करार दिया। उन्होंने कहा कि बीते 10 साल में केंद्र की योजनाओं पर रोड़े अटकाने का काम दिल्ली की प्रदेश सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के चप्पे चप्पे तक मेट्रो पहुंचाने और आधुनिक इलेक्ट्रिक बसें देने का काम भी केंद्र ने ही किया है, लेकिन आपदा वालों के पास विजन ही नहीं है, नीति और नीयत भी नहीं है। साथियों, राजनीति में नियत, निर्णय, नीति और निष्ठा, इनका बहुत महत्व होता है, लेकिन आपदा वालों की नियत और निष्ठा पर ही सबसे बड़ा सवाल है। आप याद करिए, जन लोकपाल के मुद्दे पर इस पार्टी का जन्म हुआ। भ्रष्टाचार हटाना ये उनका मुख्य मुद्दा था, लेकिन आज इस पार्टी के ज्यादातर नेताओं पर करोड़ों के भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। दिल्ली में शराब घोटाला किसने किया? आपदा वालों ने। दिल्ली में स्कूल घोटाला किसने किया? आपदा वालों ने। दिल्ली ने गरीबों के इलाज के नाम पर किसने जनता के पैसे लूटे? आपदा वालों ने। दिल्ली में प्रदूषण से लड़ाई के नाम पर किसने करोड़ों का खेल किया? आपदा वालों ने। इनका मूल एजेंडा था और इसलिए अनैतिकता के साथ कारनामे करने वाले लोग दिल्ली को आपदा बना करके, दिल्ली में आपदा ला करके, दिल्ली को आपदा में घेर करके तबाही की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन आज उनकी वो सारी बातें जो पार्टी के जन्म से पहले करते थे, सब कुछ धरा का धरा रह गया है। आपदा वालों के काम का कोई हिसाब नहीं है, लेकिन इनके कारनामे बेहिसाब है। ये तब होता है जब नीयत में खोट होता है और निष्ठा जनता के प्रति नहीं होती। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली में चाहे मौसम कोई भी हो, प्रदेश सरकार ने दिल्ली के लिए इसे आपदा बना दिया है। गर्मी में पानी की आपदा, बरसात में जलभराव की आपदा, सर्दी में प्रदूषण की आपदा, गंदगी की आपदा, ये बना रखा है बड़े बड़े दावे करने वाले लोगों ने। उन्होंने कहा कि जब कोरोना में दिल्ली वाले ऑक्सीजन और दवाइयों के लिए भटक रहे थे, ठीक उसी वक्त दिल्ली में शीश महल तैयार हो रहा था। बजट से 3 गुना पैसा तक इसमें खर्च किया गया। दिल्ली पर आपदा लाने वाले ये झूठा आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने देती, केंद्र सरकार उन्हें पैसे नहीं देती। ये कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। आज ही एक बड़े अखबार ने सीएजी रिपोर्ट के आधार पर शीश महल पर हुए खर्च का खुलासा किया है। और साथियों, आपको ये जानकर के पीड़ा होगी, दर्द होगा। अरे पूरे देश के लोग चौंक जाएंगे जब दिल्ली के लोग
कोरोना से जूझ रहे थे, जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। इन्होंने शीश महल का भारी भरकम बजट बनाया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में तैयार शीश महल को लेकर राजनीति फिर गर्मा गई है। एक अंग्रेजी समाचार पत्र ने इस भवन के ऑडिट से जुड़ी रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट में लागत कई गुना बढ़ने और ऐशो आराम पर करोड़ों रुपए खर्च करने का जिक्र है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू की तरफ से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए सीएम आवास को लेकर ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। रिपोर्ट में सीएम आवास पर तय लागत से 3 गुना अधिक रकम 33 करोड़ रुपए खर्च करने का जिक्र है। तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए रेनोवेट हुए आवास का काम पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट द्वारा किया गया था। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक शुरू में इस रेनोवेशन की लागत 7 करोड़ 91 लाख रुपए बताई गई थी, लेकिन बाद में 2020 में करीब 8 करोड़ से ज्यादा रुपए का बजट आवंटित किया गया। लेकिन 2022 में जब इसे पूरा किया गया तो इसकी कुल लागत लगभग 34 करोड़ रुपए थी। रिपोर्ट के मुताबिक 96 लाख रुपए के पर्दे, किचन इक्विपमेंट में 39 लाख रुपए, टीवी कंसोल के लिए 20 लाख रुपए से ज्यादा के पैसे, ट्रेडमिल और जिम इक्विपमेंट के लिए 18.5 लाख रुपए, रेशम कारपेट के लिए 16,27,000 रुपए, मिनी बार के लिए 4 लाख रुपए से ज्यादा यानी लगभग 5 लाख रुपए, दीवारों के लिए संगमरमर के पत्थर के लिए 20 लाख रुपए आवंटित हुए थे। हालांकि इसकी लागत लगभग 67 लाख रुपए तक पहुंच गई। ऑडिट रिपोर्ट में मुख्यमंत्री के आवास से जुड़े स्टाफ ब्लॉक और कैंप कार्यालय के निर्माण के लिए भी लगभग 4 करोड़ रुपए खर्च हुए। और वहीं दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीएम आवास को लेकर ऑडिट रिपोर्ट में तय लागत से 3 गुना से भी अधिक रकम लगभग 33 करोड़ रुपए खर्च करने का जिक्र है। अभी कुछ खर्चे ऐसे हैं जो छुपाए गए हैं। ये 70 से 80 करोड़ तक का मामला है जो कि केजरीवाल ने अपने ऐशो आराम के लिए दिल्ली की जनता के टैक्स का पैसा लूटकर लगाया है। दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के पैसे से शीश महल बनाया है, अपनी अय्याशी पे जो पैसा खर्च किया है वो दिल्ली के जनता का टैक्स का पैसा था। आज जो ऑडिट रिपोर्ट आई है ये अभी पूरी नहीं है। 33 करोड़ की संभावना बताई गई है। अभी कुछ खर्चे ऐसे हैं जो छुपाए गए हैं और जैसे जैसे वो खुलासे होंगे ये 70 से 80 करोड़ का मामला है जो अरविंद केजरीवाल ने अपने ऐशो आराम के लिए दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा लूट के लगाया है। तो दिल्ली वालों को अब सोचना पड़ेगा कि एक आपदा सरकार जिसने आपदा के समय दिल्ली को आपदा में डाला है और कैसे दिल्ली को लूटने का काम किया है, ये खुलासे जैसे जैसे खुलेंगे इन भ्रष्टाचारियों का नंगा चेहरा सामने आएगा। और बात मेट्रो की, तो जब भी दुनिया में मेट्रो ट्रेन की बात होती है, भारत की मेट्रो का भी नाम उसमें प्रमुख तौर पर शामिल होता है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश में मेट्रो रेल नेटवर्क तेजी से फैल रहा है। वर्तमान में भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क 1000 किलोमीटर तक पहुंच गया है, जो कि चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 2002 में हुई थी, जबकि भारत की पहली मेट्रो 1984 में कोलकाता में चली थी। साल 2014 में देश में मेट्रो नेटवर्क केवल 248 किलोमीटर तक सीमित था और मेट्रो केवल 5 राज्यों के 5 शहरों में ही चलती थी। लेकिन मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से मेट्रो नेटवर्क में 4 गुना की वृद्धि हुई है। वहीं आज मेट्रो और नमो भारत नेटवर्क 23 शहरों में 1000 किलोमीटर का आंकड़ा छू चुकी है। लगभग 1000 किलोमीटर मेट्रो रेल परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। वर्तमान में मेट्रो में प्रतिदिन 1 करोड़ से भी अधिक यात्री सफर करते हैं, जबकि 2014 में यात्रा करने वालों की संख्या केवल 28 लाख थी। साथ ही मेट्रो ट्रेनें प्रतिदिन 2.25 लाख किलोमीटर की यात्रा करती है, जो कि 2014 की तुलना में 3 गुना अधिक है। यहां रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH की देगी मीरज,
देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबर गुजरात से है, जहां भारतीय तटरक्षक बल का एक हेलीकॉप्टर गुजरात के पोरबंदर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों मृतक चालक दल के सदस्य हैं। नियमित प्रशिक्षण के दौरान ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि पहले हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और फिर इसमें जोरदार धमाका हुआ। ये घटना पोरबंदर में तटरक्षक वायुसेना के एयर एनक्लेव में हुई। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन द्वारा दिल्ली में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर की प्रसिद्ध अग्रवाल समाज की विभूतियों को सम्मानित किया गया। ये सम्मान उद्योग, व्यापार, शिक्षा, कला और पर्यावरण संरक्षण के साथ समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 51 विभूतियों को दिए गए। इस समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस तरह के सम्मान समारोह समाज की गौरवशाली प्रतिभाओं को सम्मानित करने के साथ ही नई पीढ़ी को प्रेरणा प्रदान करता है। जो पूर्वजों की पीढ़ी ने जो काम किए, जो सेवा के काम किए, समर्पण त्याग किया, उसके कारण अग्रवाल समाज का सम्मान है। हमें आने वाली पीढ़ी को भी इसी तरीके के संस्कार देना चाहिए कि समाज जीवन में जहाँ भी आपदा हो, संकट हो, सबसे आगे हमारा हाथ बढ़ना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी की कृपा हम पर है। और ये लक्ष्मी की कृपा है, ये धन समाज के लिए होना चाहिए। ये विचार हमेशा अग्रसेन जी महाराज ने दिए था और इसी विचारों को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। बात मौसम की जाए तो उत्तर भारत के कई राज्यों में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया है। दिल्ली में भी कपकपाती ठंड के साथ कोहरे का असर भी यहां देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में सोमवार यानी कि 6 जनवरी को कल हल्की बारिश की संभावना है, जिसके बाद ठंड और भी बढ़ जाएगी। सुबह 6 बजे के करीब दिल्ली का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सर्दी से बचने के लिए लोग रैन बसेरों में पनाह लेते नजर आए। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के अलग अलग स्थानों में देर रात और सुबह के समय बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। 6 जनवरी तक कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के मध्यम और अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की भी संभावना है। खेल मंत्रालय ने इस साल अर्जुन पुरस्कार के लिए 32 खिलाड़ियों को चुना है, जिसमें से पैरालंपिक शूटर मोना अग्रवाल भी शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 जनवरी को मोना अग्रवाल को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित करेंगी। बचपन से ही पोलियो ग्रस्त होने की वजह से वो चलने फिरने में असमर्थ थीं, लेकिन खेल में अपनी रुचि को मोना ने बरकरार रखा और 2024 के पेरिस पैरालंपिक खेलों की शूटिंग प्रतिस्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर खेल के क्षेत्र में लड़कियों के लिए एक मिसाल बन गई। डीडी न्यूज के हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत में मोना अग्रवाल ने कहा कि अर्जुन अवार्ड सूची में नाम आना किसी सपने के सच होने की तरह है। पैरा ओलंपिक के क्षेत्र में भारत के खिलाड़ी लगातार अपना नाम कर रहे हैं और ऐसे ही एक खिलाड़ी पैरा ओलंपिक के हमारे साथ हैं मोना अग्रवाल। पैरा ओलंपिक के क्षेत्र में जिस तरह से लगातार खिलाड़ी कमाल कर रहे हैं और आपने भी कांस्य पदक जीता है, कैसा सफ़र रहा ये पूरा आपका? सर सफ़र बहुत ही मैं यूँ कहूँगी कि रोमांचक रहा। काफ़ी सारे उतार चढ़ाव थे। बहुत ही कम समय में 2.5 साल अगर मैं कहूँ तो 2.5 साल में मैंने इस सफ़र को ज़ीरो से लेकर और पैरा ओलंपिक तक पहुँचकर मेडल हासिल किया है, जो कि अब तक के लिए एक रिकॉर्ड है। किसी ने भी किसी खेल में ज़ीरो से स्टार्ट करके इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मेडल हासिल नहीं किया है इतने कम समय में। आपने किस पल ये डिसाइड किया कि आपको खेलों में आगे बढ़ना है और ख़ासकर शूटिंग में काम करना है, और शूटिंग में जिस तरह से आपने निशाना साधा है और उसमें कांस्य पदक, ये काबिले तारीफ़ है, तो कब आपने डिसाइड किया?
सर 2016 में मुझे पहली बार खेलों के बारे में पता चला था कि पैरा के लिए भी खेल होते हैं जिसमें हम देश को प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो मैंने अलग अलग खेलों से स्टार्ट किया था। मैंने सबसे पहले एथलेटिक्स खेला, पावर लिफ्टिंग खेला, सिटिंग वॉलीबॉल की मैं फाउंडर प्लेयर हूँ कंट्री के लिए। लेकिन उसके बाद में मुझे लगा कि उन खेलों में कहीं ना कहीं मेरे डिसेबिलिटी की वजह से मैं बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाऊँगी। तो दिसंबर 2021 में मैंने शूटिंग स्टार्ट किया था और शूटिंग में मुझे मतलब शुरुआत से ही मेरी बॉडी के डिसेबिलिटी के साथ एक अच्छा तालमेल बनता हुआ नज़र आया और उसके बाद में फिर मुझे लगा कि मुझे शूटिंग में ही कंटिन्यू करना चाहिए और 2.5 साल के अंदर रिजल्ट सबके सामने हैं। ओवरऑल खेलों की वर्तमान तस्वीर को आप कैसे देख रही हैं? सर वर्तमान अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छी तरह से परिस्थितियों को समझा जा रहा है। खेलों के प्रति जो ज़रूरतें हैं उन्हें समझकर उन पर काम किया जा रहा है। आने वाले वक्त के लिए बहुत अच्छी पॉलिसीज़ तैयार की गई हैं। अच्छे लेवल के खिलाड़ी हैं उनको और बेहतरीन मतलब तैयारी करने के लिए उनको सुविधाएं दी जाती है। तो जो नरेंद्र मोदी जी का मतलब ये एक शुरुआत है खेलों के प्रति, उनका जो रुझान है और जो वो सपोर्ट कर रहे हैं खिलाड़ियों को, उन्होंने पैरा के लिए भी इसमें हर स्कीम के अंदर पैरा का एक अलग डिपार्टमेंट वापस से तैयार किया है। तो ये देख के अच्छा लग रहा है कि हाँ पैरा वालों के लिए भी एक अच्छा मतलब स्ट्रॉन्ग बेस तैयार हो रहा है। अब आपको बहुत जल्दी अर्जुन अवार्ड मिलने जा रहा है, कैसा महसूस कर रही हैं? सर बहुत गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि मेडल तक पहुंचना तो सपना था, लेकिन मेरी मेहनत को और मेरी सफलता को इस तरह से मतलब अर्जुन अवार्ड से मतलब अलंकृत किया जाएगा, ये मैंने मतलब इतने कम समय में अंदाज़ा नहीं लगाया था। तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मोना का लक्ष्य है कि आने वाले समय में उनका निशाना सोने की ओर लगेगा। कैमरा पर्सन सौरभ बख्शी के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और यहाँ रुके एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों में आगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज राजधानी के दिल्ली कैंट में एनसीसी गणतंत्र दिवस कैंप का उद्घाटन किया। इस बार देश भर से करीब 2300 एनसीसी कैडेट्स गणतंत्र दिवस कैंप में हिस्सा ले रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र प्रथम का दृष्टिकोण ही हमारा एकमात्र दृष्टिकोण होना चाहिए। No nation in the world can grow unless its citizens are deeply committed to nationalism. Nationalism has to override all other interests, personal or organizational. Nation first approach has to be our only approach. Maintain these qualities as a tribute to our motherland. उपराष्ट्रपति ने कहा कि हर नागरिक को पर्यावरण की रक्षा करते हुए आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना चाहिए। सम्मान करते हुए हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, सर्जन करना चाहिए। स्वदेशी और आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक हैं, इनको बढ़ावा देना चाहिए। नागरिक कर्तव्य प्रत्येक नागरिक को प्रगति का पथ प्रदर्शक बनाते हैं। और अब खबर खेल जगत से है। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत द्वारा दिए 162 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 5 मैचों की सीरीज में 3-1 से हरा दिया। वहीं इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 10 साल बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने लगातार दूसरी बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है, जहां उसका सामना दक्षिण अफ्रीका के साथ होगा। इससे पहले आज मैच के तीसरे दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 141 रन से आगे खेलना शुरू किया। भारतीय बल्लेबाज इस स्कोर में ज्यादा रन नहीं जोड़ सके और टीम दूसरी पारी में 157 रन बनाकर आउट हो गई। नाबार्ड लगातार ग्रामीण अधोसंरचना को मजबूत करने का काम कर रहा है।
गरीबी मुक्त गांव को साकार करने में नाबार्ड की एक बड़ी भूमिका होगी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजीत द्विवेदी ने खास बातचीत की में नाबार्ड के चेयरमैन शाजी के जी ने कहा कि ग्रामीण भारत महोत्सव ग्रामीण भारत के उत्पादों को शोकेस करने का एक बड़ा मंच है, जहां ग्रामीण भारत की विविधता और शक्ति के भी दर्शन होते हैं। चेयरमैन शाजी के भी हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से नाबार्ड काम कर रहा है? जो ग्रामीण भारत महोत्सव चल रहा है उसके लिए किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है? रूरल प्रोडक्ट्स को सिटीज़ डेवलपर्स को दिखाना है, उनका मार्केटेबिलिटी इंप्रूव करना है, उनका विजिबिलिटी इंप्रूव करना है। ये मकसद से हम 6 दिन का ये ग्रामीण महोत्सव इधर मना रहे हैं। उसके साथ साथ उनका कल्चरल हेरिटेज भी हम शोकेस कर रहे हैं। सो इंक्लूसिव ग्रोथ इज़ ये हमारा मकसद है। जो भारत का जो ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है उसमें इंक्लूसिविटी इंप्रूव करने के लिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स को लेवरेज करके कैसे वो इंक्लूसिविटी एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करेंगे, ये सब दिखाने के लिए एक ग्रामीण महोत्सव है। सर, अगर नाबार्ड की बात करें तो जो रूरल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है नाबार्ड का, तो किस तरीके से आगे अगर 5 ईयर का रोड मैप देखें तो किस तरीके से काम कर रहा है नाबार्ड? और ख़ासतौर पर गरीबी मुक्त भारत की बात की है शिवराज सिंह चौहान ने, केंद्रीय कृषि मंत्री ने, उस पर किस तरीके से काम करेंगे आप? अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम हम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम्स है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है और कृषि का जो कृषि सिंचाई योजना का फंड्स है, ये सब डिप्लॉय करके प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है और खासतौर पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर काफ़ी फोकस किया जा रहा है, उसको लेकर किस तरीके से काम कर रहा है नाबार्ड, खासतौर पर नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है वहाँ पर? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऐसा एक रीजन है जहाँ पे ऑर्गेनिक खेती बढ़ावा देने के लिए बहुत आसान है, बिकॉज उधर फर्टिलाइजर यूसेस कम है, केमिकल यूसेस कम है। ऑलरेडी मेनी स्टेट्स उधर ऑर्गेनिक डिक्लेयर कर चुका है। सो हमारा मकसद है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस फार्मर्स को दिखाना है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का एरिया बेस्ड प्रोग्राम्स उधर करवा रहे हैं और हम साथ डेवलपमेंट पार्टनर से हमारा और स्टेट गवर्नमेंट से उनके साथ ये जो पॉलिसी में भी हमारा एडवोकेसी है, प्लस जो बैंकों का प्रोडक्ट क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए हम ट्वीक करेंगे, हम प्रोडक्ट इनोवेशंस भी करके हम ये आगे के रास्ता है। सर, अगर राज्यों की बात करें तो कौन सा राज्य ऐसा है जो कि बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है नाबार्ड के साथ मिलकर इस समय? नहीं, ऐसा है, सभी राज्य ऐसा है ना, एक राज्य ऐसा करके नहीं कि कुछ एरिया में बहुत स्टेट्स आगे बढ़ रहे हैं, किसी और एरिया खुद का स्पेशलिटी अलग अलग है। नाबार्ड जो है वो लगातार ग्रामीण विकास के लिए काम कर रहा है और गरीबी मुक्त भारत के लिए नाबार्ड जो है विशेष तौर पर कार्य करेगा, ये कहना है नाबार्ड के चेयरमैन शाजी केवी का। कैमरामैन अनिकेत के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।